दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जेल से सरकार चलाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को एक आदेश पत्र भी भेजा गया है। उन्होंने ईडी के जेल से पहला आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि चाहे मैं जेल में रहूं या बाहर, हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम सरकार चलाएंगे। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के लोग यही चाहते हैं। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया है। मुझे अब ईडी की हिरासत में रहते हुए पूछताछ की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपने कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जिसके बाद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक मामले में कहा था कि जन प्रतिनिधित्व कानून में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि जेल जाने के बाद इस्तीफा देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई हो सकती है, हालांकि केस चलाने के लिए उपराज्यपाल की इजाज़त लेनी होगी। इस मामले में अगर आरोप साबित हुआ और सजा हुई तो नेता अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर कोई नेता सिर्फ आरोपी है और जेल में ही है तो वह सांसद या विधायक का चुनाव लड़ सकता है। आपको बता दें कि शराब के जिन व्यापारियों को दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 के तहत लाइसेंस दिए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी। विपक्ष का आरोप था कि ये लाइसेंस सिर्फ आम आदमी पार्टी के पसंदीदा शराब कारोबारियों को दिए गए थे। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनियमितताओं के कारण शराब नीति को रद्द कर दिया था और सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भी मामला दर्ज किया था। 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो देखा आपने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने जेल से सरकार चलाने का फैसला किया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में उन पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं या फिर कुछ और मामला सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। बीजेपी ने लोकसभा की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 16 राज्यों के 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस सूची में बीजेपी ने महाराष्ट्र राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार की आलोचना करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आई थी। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी की घोषणा हुई है। आपको बता दें कि कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कट्टर समर्थक है। पिछले साल कंगना रनौत ने चुनावी राजनीति में उतरने का संकेत भी दिया था। उन्होंने सांसद बनने की इच्छा जताते हुए कहा था कि अगर भगवान कृष्ण की कृपा रही तो वह आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अब बीजेपी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सीट लड़ने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि इस बीच 2019 में बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने सरकार स्थापित करते समय 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की थी। जैसे ही भाजपा ने इसे खारिज कर दिया, शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी। उस वक्त एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे सरकार की भी जोरदार आलोचना की थी। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि उन्हें मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं होता और यह पाकिस्तान का हिस्सा लग रहा है। इसके बाद मुंबई को लेकर दिए गए बयान का नतीजा कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। शिवसेना और रनौत के बीच विवाद पूरे देश में चर्चा में रहा। उस वक्त कंगना रनौत को बीजेपी का समर्थन प्राप्त था और उस दरमियान कंगना रनौत ने ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे को चुनौती देने वाली कंगना रनौत को बीजेपी ने अब लोकसभा का टिकट दिया है। आपको ये भी बता दें कि मंडी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के दिवंगत नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह यहाँ से लगातार 6 बार सांसद बन चुके हैं। उनके बाद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह लगातार 3 बार सांसद रह चुकी है। बीजेपी ने अब कांग्रेस का गढ़ खालसा करने का तय कर लिया है, इसलिए यहाँ से अभिनेत्री कंगना रनौत को मौका देने की बात सामने आई है। अब देखना होगा कि मोदी सरकार में कंगना रनौत संसद भवन पहुंच जाती है या नहीं। ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म है। हर पार्टी अपना दांवपेच आजमा रही है ताकि वो देश की गद्दी पर विराजमान हो सके। परंतु दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में देश का विपक्ष परेशान है कि मोदी का सामना कैसे करे। बीजेपी ने चुनावी मैदान में ऐसे उम्मीदवार उतार रही है जिसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने 5वीं लिस्ट का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं किसको मिला मौका और किसे मिला है तगड़ा झटका इस खबर में। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शनिवार को अपनी 5वीं सूची की घोषणा कर दी है। लिस्ट में कंगना रनावत, अरुण गोविल, नवीन जिंदल, सीता सोरेन आदि को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को ओडिशा के पुरी से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने इस बार वरुण गांधी को मौका नहीं दिया है। तो अब वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में पूछा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव वरुण गांधी को मैदान में उतारने को लेकर सकारात्मक दिख रहे हैं। हालांकि इस बार वरुण के लिए पीलीभीत की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वही मेनका गांधी पीलीभीत सीट से 6 बार सांसद बन चुकी है। 2009 में उन्होंने वरुण गांधी के लिए पीलीभीत सीट छोड़ दी थी और सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा था। इसके बाद वरुण गांधी पीलीभीत सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। हालांकि 2014 में मेनका गांधी एक बार फिर पीलीभीत सीट से जीतकर संसद पहुंची। 2019 में वरुण गांधी वापस पीलीभीत लौटे और चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि अब मेनका गांधी को सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ से मैदान में उतारा है। सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, कानपुर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी से राजरानी रावत, बहराइच से अरविंद गोंड को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वही आंध्र प्रदेश में बीजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी टीडीपी जीएसपी गठबंधन में सीट बंटवारे का ये फॉर्मूला तय हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पुरेंदेश्वरी को राजमंदुरी से, कोतापल्ली गीता को अराकू से, सीएम रमेश को अनाकापल्ली और पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को राजमपेट लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखा आपने, बीजेपी ने इस बार वरुण गांधी का टिकट काटकर उन्हें तगड़ा झटका दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं और एक से बढ़कर एक रैली निकालकर विपक्ष को अपनी ताकत का नजारा पेश कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने से रोकने के लिए देश का विपक्ष एकजुट हुआ है। हालांकि देश की जनता ने ठान लिया है कि जो देश के हित में काम करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी पीएम मोदी का चुनाव क्षेत्र है और इस बार भी पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन की ओर से पीएम मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 46 उम्मीदवारों की चौथी सूची की घोषणा की। इस लिस्ट में सबसे अहम नाम रहा अजय राय का। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट से लगातार 2 बार रिकॉर्ड वोटों से जीत चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बार अजय राय उनके प्रतिद्वंदी थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अजय राय को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि अजय राय को अपने इलाके में बाहुबली के नाम से जाना जाता है। आरएसएस के चंगुल में पले बड़े एबीवीपी, बीजेपी, समाजवादी पार्टी का सफर तय कर कांग्रेस में आए अजय राय इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। इस चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है और वाराणसी सीट कांग्रेस के खाते में गई है। प्रधानमंत्री मोदी बनाम अजय राय के बीच तीसरी बार मुकाबला होने जा रहा है। 2014 के चुनाव में अजय राय को सिर्फ 75,614 वोट मिले थे। तब उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल भी मैदान में थे, इसलिए तिहरा मुकाबला हुआ था। 2019 में अजय राय को 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन वो करीब 5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अब वे मैदान में वापस आ गए हैं। अगर इस बार भी वे सफल नहीं हुए तो यह हार की हैट्रिक हो जाएगी। यह एक तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ाई का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मोदी के खिलाफ अजय राय के जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आपको बता दें, अगर ऐसा होता है तो ये जीत ऐतिहासिक होगी। इस बीच उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अजय राय ने हर हर महादेव का नारा लगाया। उन्होंने एक सैंडल से आलाकमान को धन्यवाद दिया। अजय राय ने विश्वास जताया कि लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। हर हर महादेव। अब देखना होगा कि कांग्रेस की इसी चाल से क्या वो मोदी को अपनी तीसरी बार हैट्रिक की जीत से रोक पाते हैं या नहीं, या फिर से मोदी बड़े मार्जिन से जीत हासिल कर बीजेपी में खुशियां लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।